Hi there. Hope you guys are doing well. Hope you guys are safe and sound. And please don't go out since the situation outside is not too good. If you want to be safe and sound in this COVID situation, try to stay indoors. Do not go out if you do not have any work. Right? Stay at home and watch the videos or ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इन द वीडियो। नहीं समझ में आता तो दो बार देखिए, लेकिन ध्यान से देखिए और रफ कॉपी में अपने नोट्स बनाइए, फेयर कॉपी में अपने क्वेश्चन आंसर्स जो शॉर्ट और लॉन्ग होते हैं, राइट। तो कमिंग बैक, हमने लास्ट लेसन में रोमन एम्पायर के लेसन में हमने शुरू किया था। वी स्टार्टेड, आई टोल्ड यू अबाउट हाउ वास्ट द रोमन एम्पायर वाज, how rich it was, what kind of government was there, what is a republic, what is a conscripted army and professional army. I also told you something about the public baths and the city council or the city administration. And I hopefully understand कि जो पढ़ाया जा रहा है आपको समझ में आ रहा है, because generally you do not ask us questions on Saturday, which we presume कि इसलिए नहीं पूछ रहे हैं क्योंकि आपको सब समझ में आ जा रहा है. So that is actually good news for us. Still, if you have any problems and you think that you need our help, or my help especially, please message me personally. I'll be happy to help you. Coming back on the lecture today, in my book, it is page number 64. Again, a reminder to you also that please do not buy HM book. HM की हिस्ट्री बुक मत खरीदिए. अगर खरीद ली है और वो वापस हो सकती है तो प्लीज़ उसको वापस कर दीजिए और NCERT की बुक खरीदिएगा. और अगर वो वापस नहीं हो रही है तो उसको साइड बुक की तरह रखिए. Topics more or less will be the same, but the content might be little different. It is different in both the books. I also have HM book and I have NCERT also, but I teach you from the NCERT book. Okay? So मैंने आपको फ़ोटो भी भेजी है, मैंने आपको पहले बता भी दिया है कि किस टाइप से कौन सी बुक है. सम ऑफ यू आर स्टिल कंफ्यूज्ड कि वो इंडियन हिस्ट्री है कि वर्ल्ड हिस्ट्री है. बेटा हम लोग 3rd चैप्टर पे हैं. अभी भी आप मेरे से ये सवाल पूछेंगे कि हम इंडियन हिस्ट्री की बुक से पढ़ रहे हैं या वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक से पढ़ रहे हैं, तो I don't know what to say to you, but just a kind reminder for the last time. The book is NCERT books, themes in world history. Okay? Please do not buy any book which has Indian history written on it. Okay? So coming back to the Roman Empire. Today we are, मेरी बुक में ये है पेज नंबर 64 और the topic is the 3rd century crisis. Maybe in your book the page number might be different, but the heading will be definitely the same. The 3rd century crisis. Okay? Now जो 1st और 2nd century जो रोमन एम्पायर के थे वो सबसे पीसफुल माने जाते हैं. ओके, दे आर नोन टू बी द मोस्ट पीसफुल रेन ऑफ द रोमन एम्पायर. जब हम 3rd सेंचुरी, यू नो, फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ 230 से जो एम्पायर था वहाँ पे छोटे मोटे म्यूटनीज, रिवोल्ट्स या वॉर्स होना शुरू हुए काफ़ी सारे फ्रंट्स पे. यू नो, लाइक द एम्पायर फाउंड इटसेल्फ इन अ फाउंड इटसेल्फ फाइटिंग ऑन मैनी फ्रंट्स. और वो फ्रंट्स क्या थे, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ईरान भी उस वक्त फ्लरिश कर रहा था और ईरान में एक नई डायनेस्टी बनी थी, द सैसनियंस. ओके, डायनेस्टी ऑफ द सैसनियंस. तो वो डायनेस्टी अपने आप को
या अपनी सुपीरियोरिटी प्रूव करने के लिए, अपना एम्पायर बढ़ाने के लिए, इट स्टार्टेड टू एक्सटेंड इन द रोमन एम्पायर। तो रोमन एम्पायर के जो लोग थे, जो वो उसको रोकने में बिजी हो गए। ओके, at the same time there were many German tribes who were at the between, you can say between 233 से लेके 280 तक हम लोग देखते हैं कि ये छोटे छोटे वॉर्स जो थे बॉर्डर्स पे, या छोटे छोटे किंगडम्स में, या कुछ कुछ एरियाज में, या वो रोमन्स का जो मीन्स इट वाज अ डिस्टर्बेंस फॉर द रोमन्स। एंड दीज रिपीटेड इन्वेजन्स थे, रिपीटेड, ये लोग छोटे छोटे ट्राइब्स थे, वो प्रैक्टिकली प्रूफ करना चाहते थे कि या तो वो इंडिपेंडेंट होना चाहते थे, या तो वो अपना एम्पायर बढ़ाना चाहते थे, या तो फिर वो रोमन्स को अपना किंग नहीं मानना चाहते थे। सो देयर वर वेरियस रीजन फॉर व्हाट दे वर फाइटिंग, बट द रोमन आर्मी वाज कंटिन्यूसली बिजी इन स्टॉपिंग दीज लिटिल वॉर्स। और हम नोटिस करते हैं कि 47 ईयर्स में, जब 200s शुरू हुए 230 के बाद, 47 ईयर्स में 25 किंग्स बदले हैं, 25 एम्परर्स, रोमन एम्परर्स वर चेंज्ड, विच प्रूव्स कि कोई भी जो किंग था या राजा था, वो ये जो माहौल था या इतनी सारी जो लड़ाइयाँ हो रही थी उनको वो रोक नहीं पा रहा था, और वो इन म्यूटनीज का शिकार होके he couldn't prove himself to be a stronger king. Okay, he was not strong enough to stop these wars also. So ये wars जो थे वो continuously काफ़ी समय तक चलते रहे। Now this was like ये तो रोमन एम्पायर का क्राइसिस था जिससे वो लड़ रहा था। बट एट द सेम टाइम आज हम कुछ और भी पढ़ेंगे, दैट इज़ द what kind of gender or literature or culture was followed in the Roman Empire. So सबसे पहले, जैसे हमने पिछले वीडियो में, या पिछले वीडियो में नहीं, पिछले चैप्टर में हमने मेसोपोटामियंस के बारे में पढ़ा था, सेम वे अब हम रोमन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो रोमन्स भी मेसोपोटामियंस की तरह न्यूक्लियर फैमिली में बिलीव करते थे, यानी कि हस्बैंड, वाइफ और बच्चा, ज़्यादातर एक ही होता था। बट जो ये बच्चे होते थे कभी ज़्यादा भी हो सकते थे, एक से ज़्यादा भी हो सकते थे। व्हेन द सन्स ग्रू अप, तो उनको शादी करके अलग घर में रहना पड़ता था, वो लोग अपने मम्मी पापा के साथ नहीं रहते थे। ओके, सो अडल्ट्स जब हो जाते थे, जब बड़े हो जाते थे, तो ये अंडरस्टूड था कि अ बॉय विल मेक अ फैमिली एंड सेटल सेपरेटली फ्रॉम हिज पेरेंट्स, राइट। लेकिन जैसे घर में कामकाज के लिए, हेल्प के लिए, जैसे हम लोग दाई रखते हैं घर में, या कोई अम्मा आती है या दीदी आती हैं काम करने के लिए, वैसे ही वो लोग भी स्लेव्स अपॉइंट करते थे। एंड दीज स्लेव्स यूज्ड टू स्टे इन देयर फैमिली, दे यूज्ड टू स्टे विथ देम एंड डू ऑल द हाउस होल्ड वर्क. But I would also pinpoint that these slaves were not treated as family members, they were treated very badly. Okay? जो उस ज़माने में रोमन सिविलाइजेशन में जो वाइब्स थी, they held a very good position, they had the right to property but not of the husbands. Okay? जैसे कि अगर एक फैमिली है, एक मम्मी पापा और बच्चे हैं, यानी कि एक मम्मी पापा, एक बेटा, एक बेटी, अगर ऐसा है, तो जितना हक अपने पापा की प्रॉपर्टी का बेटे को था, उतना ही हक बेटी को भी था। ओके, नेटल फैमिली लिखा है इंग्लिश बुक में, तो नेटल फैमिली का मतलब होता है नानी की तरफ का, तो यानी कि जो उसकी खुद के पापा की प्रॉपर्टी थी, बच्ची, लड़की के, वो उसकी प्रॉपर्टी होती थी, उस पर उसका पूरा हक था। लेकिन अगर वो शादी करके दूसरे घर में जाएगी,
तो उसकी हस्बैंड की प्रॉपर्टी पे उसका कोई हक नहीं है. So basically the woman was in a good position because she had her parents' property. So even if the husband would leave her, she was financially secure. Okay, but husbands did financially, तो husbands बहुत ध्यान रखते थे अपनी wives का, पर at the same time women were also the center of physical abuse. यानी कि अगर उस ज़माने में भी आदमी लोग अपनी वाइफ्स को मार सकते थे या मारते थे, ये नहीं बोलना चाहिए मार सकते थे, बट वो मारते थे. तो बहुत हम लोग ने नोटिस, मतलब जो उस ज़माने के जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं या हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें ये बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि वेदर द वुमन वाज फ्रॉम अ रिच फैमिली और अ पुअर फैमिली or even from the noble class, there have been traces that women were a subject to physical abuse. मतलब उनके साथ भी मार पिटाई होती थी. But at the same time they enjoyed legal rights. They also enjoyed the right to property of their father. Arranged marriage का सिस्टम था, डाउरी सिस्टम भी था, लेकिन जो एज गैप था लड़के और लड़की के बीच में वो बहुत उसमें काफ़ी डिफरेंस था. लाइक फॉर अ मैन इट वाज लेट 20s, यानी कि 25 ईयर्स के बाद अर्ली 30s तक. जनरली उस एज में लड़के शादी करते थे 25 ईयर्स के बाद, और लड़कियों की एज थी लेट टीन्स यानी कि 18 के बाद और अर्ली 20s यानी कि 25 से पहले. सो बेसिकली एक हस्बैंड वाइफ के बीच में कम से कम 5 से 10 साल का डिफरेंस होता था. शायद यही वजह थी कि आदमी लोग विमेन को डोमिनेट करते थे और अपना फिजिकल पावर उनके ऊपर दिखाते थे. राइट. where literacy is concerned, people were educated definitely, but not like the Mesopotamians. जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि स्क्राइब्स होते थे जो एक पेपराई पेपर्स पे जो डॉक्यूमेंट्स लिखा करते थे, इफ़ यू रिमेम्बर, जो बैम्बू से पेपर बनता था. तो उस टाइप के लोग इधर नहीं हैं. So in 79 BC there was a city called Pompeii, okay, in the Roman Empire, और कहा जाता है कि that city was buried under the earth due to a volcanic eruption. एक वॉल्केनो के इरप्ट होने से ऐसा कहा जाता है कि पॉम्पे सिटी जो थी वो ज़मीन के अंदर दफन हो गई थी. So, but we still see that during that time also people used to write advertisements on the walls. ग्राफिटी अगर आपने देखा हो कि लोग लिखते हैं बड़े 3D टाइप से या अल्फ़ाबेट्स में कुछ कुछ लिख के जाते हैं दीवारों को सजा के. दे राइट एनीथिंग एंड एवरीथिंग ऑन द बोर्ड, उसको ग्राफिटी कहते हैं, ऑन द वॉल्स, सॉरी. तो स्ट्रीट में जो वॉल्स थी वो काफ़ी डेकोरेटेड रहती थी, या तो उसमें एनिमल्स की पिक्चर थी या फिर उसमें एडवर्टिजमेंट्स होते थे. राइट. जनरली जो हम इधर देखते हैं, जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से जो थोड़ा सा डिफरेंस है इधर, वो ये है कि यहाँ पे एजुकेटेड पीपल में देयर वर सोल्जर्स, आर्मी ऑफिसर्स एंड ऑल्सो एस्टेट मैनेजर्स. एस्टेट मैनेजर्स जो ज़मीन का लेन देन का काम करते हैं, ज़मीन को बेचने का काम करते हैं या ख़रीदने का काम करते हैं. ठीक है. तो बेसिकली एजुकेशन वाज वेरी मच कॉमन इन दीज 3 कैटेगरीज: सोल्जर्स, आर्मी ऑफिसर्स और एस्टेट मैनेजर्स. बाकी लोग भी पढ़ते थे पर वैसे नहीं पढ़ते थे जैसे कि हम लोग ने मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में देखा है. कल्चर वॉज वेरी वेरी डाइवर्स. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू earlier also in the earlier videos, and there were various gods, number of gods की पूजा होती थी, number of languages थे, number of religious cults थे, यानी कि जो traditions हैं, जो पूजा करने की विधियां हैं वो बहुत अलग अलग
तरीके से होती थी, डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ ड्रेसेस थे, डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ फूड था। तो हम लोग बहुत, जैसे इंडिया में होता है कि हर स्टेट के लोग अलग से कपड़े पहनते हैं, अलग से खाना खाते हैं, अलग लैंग्वेज बोलते हैं, अलग ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं, उनकी पूजा करने के तरीके अलग होते हैं, उनके कल्चर्स अलग होते हैं। एग्जैक्टली सेम रोमन सिविलाइजेशन में भी था। कोई पर्टिकुलर स्क्रिप्ट नहीं थी शुरू शुरू में, बट लेटर ऑन वी सी कि अर्मेनियन वॉज द came in and people learned how to read and write in the Armenian language. And much later we see that Latin language, I already told you earlier also, Latin language took over this Armenian language also. Next, if you just go on further in your book, we are on the topic economic expansion. ठीक है, यानी कि बिजनेस के लिए वो रोमन्स क्या करते थे। पहली बात तो रोमन सिविलाइजेशन वाज अ वेरी वेरी वेल डेवलप्ड सिविलाइजेशन। ओके, during that time, which is like we are talking about BC, that's before Christ, even at that time we see very good infrastructure, mines में, harbors पे, फैक्ट्रीज में जो जिस तरीके से काम होता था वो वॉज मच लाइक बेटर टेक्नोलॉजी। उस टाइम से अगर हम कंपेयर करें तो उस टाइम के हिसाब से बहुत अहेड ऑफ टाइम्स। ओके, जो हम लोग नहीं एक्सपेक्ट करते हैं उस तरीके से वो लोग काम करते थे। जनरली दे वर एक्सपोर्टिंग वीट, वाइन और ऑलिव ऑयल। ठीक है, एंड स्पेनिश ऑलिव ऑयल वॉज द मोस्ट फेमस ऑफ दैट टाइम। और जिस कंटेनर में वो ऑयल को एक्सपोर्ट किया जाता था उसको बोलते हैं ड्रेसल इंग्लिश में, राइट। और जिस कंटेनर में वाइन को एक्सपोर्ट करते थे उसको हम बोलते हैं एम्फोरे। ओके, इंग्लिश में बोलते हैं एम्फोरे। सैडली बेटा मेरे पास हिंदी की बुक नहीं है, इसलिए मैं आपको हिंदी के टर्म्स नहीं बता पाती हूँ। आई अपोलोजाइज फॉर दैट, बट आई होप कि आपको ये जितनी हिंदी में बोल लेती हूँ आपको वो समझ में आती होगी। सिंस आई डोंट हैव अ हिंदी बुक सो आई कैन नॉट डू मच अबाउट इट, सो प्लीज़ बेयर विथ मी। जैसे पढ़ा रहे हैं उसको आई होप कि आपको समझ में आ जाता है। नहीं आता है तो प्लीज़ मुझे बता दिया करिए। सो कमिंग बैक टू द ऑयल, तो एक्चुअली क्या होता था कि जो ये स्पेनिश ऑयल, जो ऑलिव ऑयल था, तो ऑलिव ट्रीज़ की खेती होती थी, ऑलिव प्लांट्स की। ठीक है, नाउ इतना ज़्यादा ये फेमस था स्पेनिश ऑलिव ऑयल कि people wanted and like there was a lot of competition in the market ऑलिव ऑयल को लेके। और लाइक जो ग्रोवर्स थे, जो ऑलिव ऑयल बनाते थे, जो ओनर्स थे, वो चाहते थे कि मार्केट पे उन्हीं का होल्ड रहे। बेसिकली नॉर्थ अफ्रीका डोमिनेटेड द मार्केट फॉर द स्पेनिश ऑलिव ऑयल्स, but at the same time we see that सीरिया, पैलेस्टीन, टर्की, ये तीनों कंट्रीज़ थे, ये वाइन में मेजर सेलर्स थे। जैसे नॉर्थ अफ्रीका ऑलिव ऑयल का हाईएस्ट या डोमिनेटिंग सेलर था, वैसे वाइन के लिए सीरिया, पैलेस्टीन और टर्की था। एट द सेम टाइम वी सी द वेल्दीएस्ट सिटीज़ ऑफ द रोमन एम्पायर, जो सबसे ज़्यादा रिच सिटीज़ थे रोमन एम्पायर में, वो थे सिसिली जो कि है इटली में, फेम जो है इजिप्ट में, गैलीली, टूनिसिया और सदर्न स्पेन। These cities were very rich and very very well developed, and they were ahead of times. They used very high technology to make bricks or make oil, or to make even this for the mines also
they used their technology that they used was much modern as compared to that time. जहाँ हम देखते हैं कि नॉर्थ अफ्रीका में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट था, वही चीज़ जो थी वो दूसरे एरियाज़ में नहीं थी ना। जो नॉर्थ अफ्रीका था उसमें ट्राइब्स थे, दे आर कॉल्ड द ट्रांस ह्यूमन्स ट्राइब्स, ओके, ट्रांस ह्यूमन्स, जस्ट अ सेकेंड, दे आर herdsmen, regular animal movement between the higher. जनरली ये वो लोग होते हैं ट्रांस ह्यूमन्स जो बंजारे जैसे लोग जो होते हैं, जो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से माउंटेन्स में कभी ऊपर हाई माउंटेन्स में जाके रहते हैं, कभी वो लो माउंटेन्स में जाके रहते हैं. तो बिकॉज देयर मूवमेंट इज सो कॉमन, तो दीज पीपल where these people were staying, it was not a very well developed area, okay, as compared to North Africa and southern Spain. जो northern Spain के लोग थे वो इतने well developed नहीं थे. जो well developed cities थे वो modern techniques use करते थे for mining, for water milling and etc. हर चीज़ वहाँ पे बहुत डेवलप तरीके से होती थी. लेकिन अगर हम सदर्न स्पेन की बात करें तो वहाँ पे इतना मॉडर्नाइजेशन नहीं था, इतना डेवलपमेंट नहीं था, क्योंकि जो वहाँ के ट्राइब्स थे उनका कोई एक पर्टिकुलर घर नहीं था. वो अपने मौसम के हिसाब से या अपने नीड्स के हिसाब से दे यूज्ड टू कीप शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. दैट इज़ व्हाई they were not so well developed. Okay, development was very slow in those areas. So in this video we will only study till here. I hope that you have understood. Just a quick recap कि पहले हम लोगों ने क्राइसिस के बारे में पढ़ा है कि कैसे उतने for 47 years or so in the 2nd and the 3rd century we see lot of disturbances from the Greek tribes and even from the German tribes, and even in Iran the Sasanian dynasty wants to prove its supremacy. तो वो कैसे अपना एम्पायर एक्सटेंड कर रहे हैं और कैसे रोमन सोल्जर्स या रोमन किंग्स जो थे वो बहुत सारे फ्रंट्स पे लड़ाई करने में बिजी थे. फिर मैंने आपको द city life or the culture of the Roman civilization पढ़ाया है. कैसे वहाँ के men and women they used to dress up in different clothes, they spoke the different languages, they were not as literate as the Mesopotamians, but definitely they knew how to read and write. I also told you about something about the business that they were doing. So जब मैं आपको ये सब बताती हूँ तो जो साइड नोट्स आते हैं उसमें सब कुछ नहीं लिखा होता है, तो आप साइड नोट्स भी लिख लिया करिए और आपको जो भी बात इम्पोर्टेंट लग रही है मेरे लेक्चर में वो भी अपने नोट्स में लिख लिया करिए, क्योंकि जब मैं आपको लॉन्ग आंसर देती हूँ तो दीज नोट्स विल कम हैंडी ओवर देयर. Okay, it will help you. Or secondly, most probably next month or so we might have your exams also. Most probably, ज़रूरी नहीं है, अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन अगर आपके एग्ज़ाम्स नेक्स्ट मंथ में होंगे या छोटा टेस्ट होगा तो उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के चूज़ द राइट वर्ड टाइप के क्वेश्चन. तो जो नोट्स दिए जाते हैं उसी में से ही वो क्वेश्चंस बनाए जाएंगे. सो आई अगेन रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ मेक योर नोट्स एंड स्टडी फ्रॉम देम, एंड आफ्टर सीइंग द वीडियो प्लीज़ डू रीड द चैप्टर. जितना उस समय मैंने वीडियो में डिस्कस किया है उतना ही आप पढ़ लिया करिए. ठीक है,
तो इंग्लिश बुक के हिसाब से, मेरी बुक के हिसाब से मैंने आज पेज नंबर 64 से 67 तक पढ़ाया है. Read the chapter. If you cannot understand, ask me the question. Okay? Till then, take care. Bye-bye.